आगे बढ़ते हैं, रिलेशन इन मैथमेटिक्स। अब आप ध्यान से समझो, जब आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ा था तो उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में मैंने कहा था कि ये रिलेशन में आपको हेल्प करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि जो भी रिलेशन होता है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही तो सबसेट होता है। हर एक रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट पर कमांड बनाओ, प्रीवियस लेक्चर पे आ जाओ और वहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट समझो सबसे पहले। तो सपोज मेरे पास एक सेट है जिसके अंदर 1,2 दो एलिमेंट है, एक दूसरा सेट है बी जिसके अंदर केवल एक एलिमेंट है। मैं इनका कार्टेशियन प्रोडक्ट देखना चाहता हूँ, तो क्या आएगा? 1a और 2a। तो मैंने क्या बोला? रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, यानी आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। आर बता रहा है रिलेशन, तो आर क्या है? ए क्रॉस बी का सबसेट। और सबसेट क्या होता है कि इसके अंदर जो एलिमेंट है या तो ये दोनों के दोनों लिख दो या इससे कम लिख दो। तो ये भी तो एक रिलेशन हो सकता है, ये भी एक रिलेशन हो सकता है, ये पूरा का पूरा खुद भी एक रिलेशन हो सकता है। ठीक, तो आपको ये चीज क्लियर हो गई। रिलेशन कुछ नहीं है, रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, दैट्स इट। जैसे यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लिख कर दे दिया हमें एक रिलेशन, तो अब यहाँ पर एक चीज है, जो पहले एलिमेंट है, ये जो फर्स्ट एलिमेंट है, इनको हम कहते हैं ये डोमेन के एलिमेंट है। दीज आर द एलिमेंट ऑफ डोमेन। और जो ये दूसरे वाले एलिमेंट है, ये हमारे बनते हैं एलिमेंट रेंज के। सो दीज आर द एलिमेंट ऑफ रेंज। ठीक है, अब आप देखो ध्यान से, आप धीरे धीरे फंक्शन की तरफ बढ़ रहे हो। वहीं पर तो पढ़ते हो आप डोमेन, कोडोमेन, रेंज, यानी हम फंक्शन के करीब आ रहे हैं। तो यहाँ ध्यान से देखेंगे हम, तो हमारा डोमेन क्या है? 1, -3, 5, -7 एंड 9। और रेंज हमारा ये बन गया। क्लियर है? तो ये हमारा रिलेशन है, सिंपल। अब रिलेशन के कुछ टाइप भी है। एम्पटी रिलेशन, जैसे एम्पटी सेट पढ़ा था। यूनिवर्सल रिलेशन, जैसे यूनिवर्सल सेट पढ़ा था। आइडेंटिटी रिलेशन, इनवर्स, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव, इक्विवेलेंस। और यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। रिलेशन से क्वेश्चन ना बने ऐसा संभव ही नहीं है, और रिलेशन तभी समझ में आएगा जब सेट पे कमांड होगी। तो सारे टॉपिक्स रिलेटेड है एक दूसरे से। बढ़ते हैं आगे। सबसे पहला है एम्पटी रिलेशन। ऐसा रिलेशन जिसके अंदर कुछ हो ही ना, उसको हम कहते हैं एम्पटी रिलेशन। और हम ये चीज पढ़ चुके हैं कि एम्पटी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर एक चीज अपने माइंड में रखते हुए चलना। ठीक, तो देखो एग्जांपल दिया दिया हुआ है कि अगर हमारे पास कोई सेट है 1 2 3, तो हमने एक रिलेशन बनाया है। रिलेशन क्या है? टपल्स है, ए क्रॉस बी के सबसेट है, और ए क्रॉस बी के अंदर टपल्स आते हैं, पेयर आते हैं। इन एक्स और वाई में क्या खासियत है कि एक्स माइनस वाई का मॉड्यूलस 8 है। मॉड्यूलस का मतलब कुछ नहीं होता, वो ये कह रहा है कि एक्स और वाई कहाँ से आएंगे? सेट के अंदर से आएंगे। यानी आप एक्स की जगह इनमें से कोई सी भी वैल्यू रख दो, वाई की जगह इनमें से कोई सी भी वैल्यू रख दो, और उनको सब्ट्रैक्ट करो, वो 8 के बराबर आएगा। क्या आप ऐसे इनमें से कोई एलिमेंट मुझे 2 बता सकते हो जो 8 दे दे वैल्यू? मिलेंगे ही नहीं। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है? ये रिलेशन एम्पटी रिलेशन है। क्लियर है? सेकंड नंबर पर आता है यूनिवर्सल रिलेशन। ये आप डेफिनेशंस अपने माइंड में रख के चलो, एम्पटी क्या होता है, यूनिवर्सल क्या होता है। क्यों? क्योंकि जब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे तब आपको पता चलेगा कि यूपीएससी कैसे क्वेश्चंस आपसे पूछता है, गेम खेलता है आपके माइंड के साथ। ठीक है, यूनिवर्सल का मतलब सारा का सारा कंबाइन, जितने भी रिलेशन पॉसिबल हो पाए वो सारे लिख दो, वो यूनिवर्सल। जैसे हम यूनिवर्सल सेट पढ़ते थे कि सारे के सारे एलिमेंट लिख दो, सिमिलर यूनिवर्सल रिलेशन, सारा का सारा जितने रिलेशन हो पाए। और यूनिवर्सल यानी और फुल रिलेशन, सारे रिलेशन। तो अगर मैं इस सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइन करूं कि x माइनस वाई का मॉड इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो मॉड्यूलस की क्या खासियत होती है? देखो सबसे पहले इस मॉड को समझ लो, अभी हम आगे फंक्शन में इस मॉड को और अच्छे से समझेंगे। मॉड क्या होता है कि अगर अंदर कोई भी नंबर लिखा हुआ है तो ये हमेशा पॉजिटिव के साथ ही बाहर आता है। ठीक है, मतलब अगर मैं 1 की वैल्यू आपसे पूछ रहा हूं तो ये भी 1 होगा, अगर मैं आपसे -1 की वैल्यू पूछ रहा हूं तो ये भी 1 ही होगा। सो मॉड क्या करता है? नेगेटिव क्वांटिटी को भी पॉजिटिव बना देता है। तो इसने यही तो लिखा हुआ है यहाँ पर कि इसका मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। इसका मतलब ये रिलेशन कैसा है? ये पूरा ए क्रॉस ए यूनिवर्सल रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन आपको नहीं मिलेगा। मॉड हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी का मतलब है जैसा दिख रहा है वैसे ही, आइडेंटिकल। आप जब मिरर में खुद को देखते हो तो आप ही दिखते हो खुद को ना, कोई और तो नहीं दिखता है। तो उसको क्या कहते हैं हम? आइडेंटिटी। मतलब
अगर हमारे कोई सेट के पास 3 एलिमेंट हैं तो आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ए का ए के साथ रिलेशन, बी का बी के साथ रिलेशन, सी का सी के साथ रिलेशन आइडेंटिटी बनेगा। जैसे ए बी कॉमा बी सी कॉमा सी, ये आइडेंटिटी रिलेशन है। अब आप ये मत कह देना कि ऐसा लिख दो ए कॉमा ए, बी कॉमा बी एंड सी कॉमा सी, और यहाँ पर ए कॉमा बी भी लिख दो। क्या ये आइडेंटिटी रिलेशन है? बिल्कुल भी नहीं। जितने एलिमेंट हैं सेट के पास उनका उन्हीं के साथ रिलेशन, यानी यहां तक यस आइडेंटिटी रिलेशन। इनवर्स रिलेशन सिंपल, अगर आपको कोई रिलेशन गिवन है सपोज ए कॉमा बी एंड सी कॉमा सी, तो इसका इनवर्स क्या बन जाएगा? इनके टपल्स को पलट दो आपस में, ये इनवर्स बन जाएगा। ठीक, ये इनवर्स बन जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यहां से आप स्टार्ट हो जाओ, अपने माइंड को ओपन कर लो क्योंकि क्वेश्चंस बनते हैं रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव से। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? अगर हमारे पास कोई भी एक सेट है तो रिफ्लेक्सिव का मतलब होता है इसका इसके साथ पेयर और इसका इसके साथ पेयर होना चाहिए, यानी सेम आइडेंटिटी रिलेशन है, लेकिन आइडेंटिटी रिलेशन में कंडीशन थी कि 1 का 1 के साथ पेयर और 2 का 2 के साथ पेयर, इसके अलावा और कुछ नहीं आना चाहिए सेट के अंदर। लेकिन रिफ्लेक्सिव छूट दे देगा आपको, 1 का 1 के साथ पेयर आ गया, 2 का 2 के साथ पेयर आ गया, अब आगे कुछ भी लिखा हो आंख बंद करके यस ये रिफ्लेक्सिव है, आंख बंद करके। ठीक है, क्या ये रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। क्या मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इम्प्लाइज करता है रिफ्लेक्सिव रिलेशन को? क्या हर एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव होता है? हम कहेंगे हाँ बिल्कुल। क्या हर रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है? हम कहेंगे असत्य वचन। क्यों? ये देखो ये रहा एग्जाम्पल। ठीक, सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? कम्यूट, इनवर्स, मतलब अगर ए कॉमा बी, अगर 1 कॉमा 2 इसके पास है तो इसका रेसिप्रोकल, इसका इनवर्स भी इसी के पास होना चाहिए, तभी बनेगा सिमेट्रिक, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं बनेगा। क्लियर है? तो जरा इस रिलेशन को ध्यान से देखो, 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 आइडेंटिटी रिलेशन है। क्या ये सिमेट्रिक है? बिल्कुल। 1 कॉमा 1 है और 1 कॉमा 1 है, 2 कॉमा 2 है, इसका उल्टा 2 कॉमा 2 है, 3 कॉमा 3 है, यस 3 कॉमा 3 है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक होता है? बिल्कुल। क्या सिमेट्रिक रिलेशन आइडेंटिटी होता है? बिल्कुल नहीं। ये रहा एग्जाम्पल। यानी आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी बन गया, आइडेंटिटी रिलेशन सिमेट्रिक भी बन गया। आगे बढ़ते हैं। सो अक्सर ये देखा गया है कि जब बच्चा 11th क्लास में आता है या फिर जो 12th में है, उनको भी ट्रांजिटिव रिलेशन से काफ़ी तकलीफ है। ट्रांजिटिव रिलेशन उन्हें बहुत दिक्कत देता है। रिफ्लेक्सिव वो देख लेते हैं, सिमेट्रिक वो देख लेते हैं, ट्रांजिटिव में थोड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। जब भी आप किसी भी रिलेशन को ट्रांजिटिव प्रूफ करो तो रिलेशन के अंदर 2 एलिमेंट ऐसे होने चाहिए कि पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले का पहला, ये दोनों सेम टू सेम होने चाहिए। ये चीज़ आप माइंड में रखो। जैसे सपोज मैं आपको एक रिलेशन देता हूँ 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2 एंड 3 कॉमा 3, और मैं आपसे कहूँ क्या ये रिलेशन ट्रांजिटिव है, तो मैंने क्या कहा कि आपको सेट के अंदर से 2 एलिमेंट ऐसे उठाने हैं जिसमें पहले वाले का आखिरी और दूसरे वाले का पहला, ये 2 एलिमेंट सेम हो। क्या आपको इसमें कहीं पर दिख रहे हैं ऐसे एलिमेंट? है ही नहीं। जब है ही नहीं तो इसका मतलब ये ट्रांजिटिव है। किसी भी, देखो एक चीज समझो, अगर आपको गलत प्रूफ करना है, हमें क्या बताना है कि ये गलत है, ट्रांजिटिव नहीं है, तो मुझे कम से कम 2 एलिमेंट तो ऐसे चाहिए ना गलत दिखाने के लिए। जब है ही नहीं गलत दिखाने के लिए तो ये बात सही है। जैसे एक और रिलेशन मैं लेता हूँ आपके सामने, सपोज 1 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, और मैं आपसे पूछूं क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, आप क्या कहो सबसे पहले? क्या ये रिफ्लेक्सिव है? रिफ्लेक्सिव नहीं है ना, इसके अंदर 1 1 है, ना 2 2 है, ना 3 3 है, कुछ है ही नहीं। क्या ये सिमेट्रिक है? 1 कॉमा 2 है लेकिन 2 कॉमा 1 नहीं है। अब क्या ये ट्रांजिटिव है? ट्रांजिटिव के लिए देखो, पहले वाले का लास्ट और दूसरे वाले का पहला, ये दोनों सेम टू सेम है, तो 1 कॉमा 3 भी रिलेशन के अंदर होना चाहिए, लेकिन है ही नहीं। इसका मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं है। तो आपने कैसे बताया ये ट्रांजिटिव नहीं है? जब आपके पास ऐसे 2 एलिमेंट थे तभी तो आपने बताया नहीं है। यहाँ पर तो है ही नहीं, तो इसका मतलब ये बात सत्य है। जिस चीज को आप गलत प्रूफ ना कर पाओ तो उसको सत्य मानो, ये फैक्ट है। जब हम अभी आगे प्रूफ करेंगे कि एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो हम इसी लॉजिक का यूज करेंगे। ठीक है, अगर कोई भी रिलेशन
रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव तीनों बन जाए, ऐसे रिलेशन को हम कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। क्वेश्चंस बनते हैं, डेफिनेटली बनते हैं। तो बस आप इनकी डेफिनेशंस, रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, इनको पकड़ के चलो, क्वेश्चन से सारी चीजें क्लियर होंगी। ठीक, सबसे पहले हम थ्योरी को फिनिश कर रहे हैं, एक बैकग्राउंड क्लियर कर रहे हैं, अपना मजबूत कर रहे हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो आपको याद होने चाहिए। क्या कह रहा है कि अगर किसी सेट के अंदर, ए सेट के अंदर P एलिमेंट है और दूसरे सेट के अंदर Q एलिमेंट है, तो हमने पढ़ा है कि A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट होंगे, PQ एलिमेंट होंगे। और A क्रॉस B के सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स पूछता है, तो 2 की पावर PQ। क्लियर है? जैसे अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई सेट A के अंदर 2 एलिमेंट हैं, सेट B के अंदर 3 एलिमेंट हैं, तो बताना A से B में कितने रिलेशन बनेंगे, हाउ मैनी रिलेशन फ्रॉम A टू B, फ्रॉम A टू B, A से B में कितने रिलेशन बनेंगे। अभी जब हम रिलेशन पढ़ रहे थे तो हमने कहा था रिलेशन कुछ नहीं है बल्कि कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट है, यही कहा था। इसका मतलब A से B में उतने ही रिलेशन बनेंगे जितने A से B के ऊपर सबसेट होंगे, जितने A क्रॉस B के सबसेट होंगे। और A क्रॉस B के सबसेट्स क्या होते हैं, 2 की पावर PQ, यानी 2 की पावर P कितना है 2, Q कितना है 3, यानी 2 की पावर 6। क्लियर है? तो आपसे वो नंबर ऑफ सबसेट्स भी पूछ सकता है ए क्रॉस बी के, या इसकी जगह वो ये भी लिख सकता है कि हाउ मैनी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ए से बी पर कितने रिलेशन होंगे, तो 2 की पावर पी क्यू। याद रखनी है ये चीज। रिफ्लेक्सिव रिलेशन कितने होते हैं, 2 की पावर n इंटू एन माइनस 1। सिमेट्रिक रिलेशन कितने होते हैं, 2 की पावर n इंटू एन प्लस 1 बाय 2। ये सब आपको याद रखना है, पूछता है एग्जाम में। और इक्विवेलेंस रिलेशन कितने होते हैं, नंबर ऑफ पार्टीशन, कि आप उस सेट के कितने पार्टीशन कर पा रहे हो। ये मैं आपको अगली क्लास में बताऊंगा कि पार्टीशंस कैसे करते हैं। फिलहाल के लिए लेक्चर को इतना ही रखते हैं, अदरवाइज ये काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और उसके बाद हम जंप करने वाले हैं अपने फंक्शन के ऊपर, एंड देन हमें करनी है क्वेश्चनों की सीरीज, जितने भी आपके प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आए हुए हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। जय हिंद।